नमस्ते। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग से पाठ 2 मियाँ नसरुद्दीन पढ़ाने जा रही हूँ, जिनकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। तो आइए इनके बारे में जानें। इनका जन्म सन 1925 गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान में है, हुआ था। प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश ए लड़की, समय सरगम उपन्यास है, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, कहानी संग्रह है इनके, हम हसमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र, संस्मरण है। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान मिला था, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवों उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रज्जा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। अब लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के बारे में क्या लिखती हैं उसे हम पढ़ेंगे। मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो इस प्रकार लेखिका ने वर्णन किया है। तो आइए पाठ मियाँ नसरुद्दीन को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो पाठ की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। गड़ैया मोहल्ले में नसरुद्दीन से लेखिका की भेंट। संयोगवश एक दिन लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे हुए पुराने गड़ैया मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। एक अंधेरी सी साधारण दुकान पर ढेर सा आटा सनते देखकर कुछ जानने का मन हुआ लेखिका को। तो पता चला कि वह 56 किस्म की रोटियों के उस्ताद मियाँ नसरुद्दीन नानबाई की दुकान थी। मियाँ अंदर ही बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। लेखिका उनसे पूछना चाह रही थी उनके बारे में। इसके बाद लेखिका ने
मियाँ से प्रश्न किया कि उन्होंने इतने किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा था। अपने बेपरवाह खास अंदाज में उन्होंने लेखिका को बताया कि नानबाई का काम कई पुस्तों से उनके घर में चला आ रहा है। उनके वालिद मियाँ बरकत शाही गड़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे और उनके दादा साहिब मियाँ कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे, अर्थात प्रसिद्ध थे बहुत उस समय के। मियाँ नसरुद्दीन ने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि यह रोटी बनाने का खास हुनर उन्होंने अपने वालिद साहिब की खिदमत में रहकर सीखा था। इस तरह से उन्होंने लेखिका द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर बड़ी सरलता और शाही अंदाज में देते हैं, जिससे लेखिका को भी संतुष्टि मिलती है। इसके बाद मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि इल्म या हुनर एक साधना का रूप है। बताते हुए कहते हैं कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है, अर्थात बिना मेहनत के हुनर नहीं आते। फिर वो समझाते हुए लेखिका को कहते हैं कि जैसे पढ़ाई में, अर्थात जब पढ़ना शुरू करता है कोई व्यक्ति तो उसे क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है, वो बताते हैं कि जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है, अर्थात शिक्षा तब ऊंचाई तक पहुंचती है। पहले अलिफ से ही शुरू होता है, वैसे हुनर भी पहले छोटे छोटे कामों से सीखा जाता है। फिर कहते हैं वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने जीवन में तरक्की किए, उन्होंने हर तरह के कार्य किए। वो लेखिका को बता रहे हैं कि छोटे काम से फिर बड़े काम की तरफ बढ़ जाता है। मियाँ ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने भट्टी बनाने और भट्टी में आंच देने का भी काम किया। इसके बाद वह बर्तन धोने का भी काम किए, अतः वो अपनी तरक्की का मार्ग बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे तरक्की की और यहाँ तक पहुँचे हैं, अर्थात वह बर्तन धोने का भी काम उन्होंने किया। यहाँ तक कि छोटे से छोटे काम अपने हाथों से करके रोटी बनाने का इल्म सीखा था। दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं जम बैठे थे। इसके पहले दुकानदारी और ग्राहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दत तक खोमचा भी लगाया था। इसके बाद मियाँ नसरुद्दीन अपनी खानदानी बड़कपन की भावनाओं को स्पष्ट करते हुए लेखिका को बता रहे हैं कि किस तरह से खानदान का नाम लेते ही मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की एक चमक आ जाती है और उनकी छाती गर्व से फूल उठती है। मियाँ खानदान की बात किसी भी सूरत में नीचे नहीं रहने देते। उन्होंने गर्व से लेखिका को बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नानबाई रहे हैं। बादशाह सलामत के कहने पर उन बुजुर्गों ने ऐसी चीज बनाकर दिखाई थी जो न आग में पकती थी
और न उसमें पानी ही लगता था। बादशाह सलामत का नाम या फिर उस खास चीज का नाम मियाँ नसरुद्दीन सभी को बताना जरूरी नहीं समझते थे। शायद उन्हें खुद भी पता नहीं था, लेकिन अपनी शान को ऊपर रखने के लिए वो अपने खानदान पर घटती हुई एक कहावत कहा करते थे। कहते थे कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, अर्थात कि उनके खानदान के लोग नानबाई बनाने में महारत हासिल किए थे, अतः उन जैसा कोई नहीं बना पा रहा है। इसके बाद कहानी का अंतिम पड़ाव कुछ इस प्रकार है। आज शौक और कद्र की कमी के लिए मियाँ का सच्चा दर्द स्पष्ट हो रहा है। लेखिका ने जब भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्में जानने की इच्छा प्रकट की, इस पर एक अजीब सी खींच उनके चेहरे पर उभर आई। कुछ तुनक कर उन्होंने चंद रोटियों के नाम फटाफट गिना दिए, अर्थात उन्हें थोड़ा चिढ़ आ गया मियाँ नसरुद्दीन को, और उन्होंने फटाफट रोटियों के नाम गिनाने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने कहा कि तुनकी रोटी की तारीफ में कहा कि वह पापड़ से भी महीन होती है, लेकिन कहते कहते वे पिछले जमाने की यादों में डूब गए कि किस तरह से पहले रोटियां बनाई जाती थी, तरह तरह की रोटियां और पतली पापड़ की तरह। किंतु फिर वो आज के जमाने की रोटियों की तुलना करते हैं और उनका सच्चा दर्द स्पष्ट होता है और कहते हैं कि पहले के समान खाने पकाने का न अब शौक है और न पहले जैसी रोटियां अभी बन रही हैं और न ही चीज़ों की कद्र कर रहे हैं मनुष्य। तो वह बता रहे हैं कि आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं और क्या खिलाएं। तत्पश्चात लेखिका मियाँ नसरुद्दीन को मसीहा कहने के लिए बाध्य हो जाती हैं। वो कहती हैं कि गड़ैया मोहल्ले के मियाँ नसरुद्दीन आज के नए ज़माने में भी अपने पुश्तैनी नानबाई के पेशे की शान को बनाए हुए हैं। वो कहते हैं कि उनकी तंदूरी रोटी की चाल के इस ज़माने में भी वे 56 किस्म की रोटी बनाने में अपने हुनर पर गर्व करते हैं। अपने पेशे को बाप दादा की धरोहर मानकर उसके प्रति पूरे समर्पण और अखंड निष्ठा से करना उनके चरित्र की विशेषता है। नानबाई के पुराने इल्म और हुनर को इस तरह जिंदा रखने वाले मियाँ नसरुद्दीन को मसीहा कहना लेखिका सर्वदा उपयुक्त समझती हैं और इस प्रकार लेखिका का मियाँ नसरुद्दीन के साथ साक्षात्कार समाप्त होता है और पाठ भी पूरे होते हैं। अतः मुझे विश्वास है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।